हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल टॉपिक है हमारा। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल जो है ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर मिलते हैं और वहाँ पर इनका अपना एक फंक्शन होता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो इसके अंदर हम बात करें तो हमारा इस यूनिट में सिर्फ 3 ही टाइप से फोकस रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसके लिए जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी गई थी वो ये कहा गया है कि ये जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, मतलब कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। तो इनके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, जनरल फॉर्मूला, जो कि C6H2O है। इसके अंदर मतलब ये हुआ कि कार्बन के जो एटम है अगर X माने हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो Y होंगे, क्योंकि हाइड्रेट जो होते हैं वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं होते। पर ये डेफिनेशन कुछ समय बाद ही गलत साबित होगी, क्योंकि कई कंपाउंड्स ऐसे मिले जो कि इस फॉर्मूले को ओबे करते थे पर वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं थे, जैसे कि एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है इसका फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से मैच करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दिया गया था, C2H2O, पर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो इस डेफिनेशन को बाद में चेंज किया गया। जो नई डेफिनेशन आई कार्बोहाइड्रेट्स की वो ये आई कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि काफ़ी इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, या फिर ये कंपाउंड हाइड्रोलिसिस से हमें मिलते हों, तो उन सभी कंपाउंड्स को हमने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दिया। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट हम जो स्टेप है हमारा वो है कि हमने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको हाइड्रोलिसिस के हिसाब से क्लासिफाई किया। इसके अंदर हम बात करें, ये क्लासिफिकेशन इस बात बेस करता है कि अगर इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रोलाइज करें तो इनमें से कितनी यूनिट्स निकलेंगी। मान लो फर्स्ट अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनोसैकेराइड्स जो होती हैं इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि सिंगल यूनिट में रहती हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हो गए, राइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। दूसरी जो है कार्बोहाइड्रेट है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं इनके अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो 2 से लेके 10 के बीच में होती हैं, 2 से लेके 10। अगर 2 है, मान लो 2 यूनिट्स मिलती है हमें आफ्टर हाइड्रोलिसिस तो सिर्फ डाइसैकेराइड्स बोल देंगे, 3 मिले तो ट्राई, 4 मिले तो टेट्रासैकेराइड्स बोल देंगे। इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डाइसैकेराइड्स हैं। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, जैसे इसके नाम है डाई मतलब कि 2, मतलब कि जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इसमें से हमें 2 यूनिट्स मिलेंगी मोनोसैकेराइड्स की। जैसे कि इसके एग्जांपल हम लें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है थर्ड जो टाइप है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते और इनके अंदर जब इनका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो काफ़ी यूनिट्स हमें मिलती हैं। इनके एग्जांपल्स हो गए स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स के जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, मोनो, पॉली और पॉली। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो इस बात पर डिपेंड करता है जो कि उनकी रिएक्शन करवाई जाएगी टोलरेंट रिएजेंट्स और फेरिंग सॉल्यूशन से। टोलरेंट रिएजेंट और फेरिंग सॉल्यूशन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर काफ़ी अच्छे केमिकल्स हैं जो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। तो जब टोलरेंट रिएजेंट और फेरिंग सॉल्यूशन से इनकी जब रिएक्शन करवाएगी तो इनको क्लासिफाई कर दिया 2 हिस्सों में, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सैकेराइड्स जो नाम इनको दिया गया था वो इस बात में दिया गया था क्योंकि मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्ट में मीठे होते हैं, इसलिए इनको सैकेराइड्स जो है इसलिए बोला गया था, जबकि पॉलीसैकेराइड्स ऐसे नहीं होते। चलो हम इस पे अपने क्लासिफिकेशन पे, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं अगर हम बात करें ये टोलन से और फेरिंग से रिएक्शन कर जाएंगे, मतलब उनको रिड्यूस कर देंगे, जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि टोलरेंस रिएजेंट और फेरिंग सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन होने के लिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि एल्डिहाइड। अब रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं
इनके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर इनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो फ्री होते हैं, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन हो जाती है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो जितने आपके ऐसे एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज और सारे मोनोसैकेराइड्स वो रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जबकि सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड फैमिली का वो आता है हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर है। इसका वो है इसके हिसाब से कि उसके अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कार्बन के एटम कितने हैं और उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब किस फंक्शनल ग्रुप को वो कार्बोहाइड्रेट बिलोंग करता है। उसके अंदर हम एग्जांपल लें तो जो नाम रखा गया इसके अंदर, जैसे फर्स्ट हमने मैंने लिख रखा है कि C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है, पर इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, उसको नाम मिला अल्डोहेक्सोज। एल्डिहाइड हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, और इसके अंदर जो कार्बन की संख्या है वो 6 है, तो इसको नाम दे दिया अल्डोहेक्सोज। अगर मान लो कोई फॉर्मूला हो कार्बोहाइड्रेट का जिसके अंदर कार्बन की संख्या 7 हो, तो उसको हम बोलेंगे अल्डोहेक्टोज, अगर 5 हो गए तो अल्डोपेंटोज। इसी तरीके से जिनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको नाम मिलेगा कीटोहेक्सोज या कीटोपेंटोज या कीटोहेप्टोज। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर कितने कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। स्टार्टिंग में जो नाम दिया गया है वो फंक्शनल ग्रुप जो उसके अंदर है, और जो एंड है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कार्बन के एटम की संख्या कितनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्लासिफिकेशंस का पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स का, अब हम इसके एक कंपाउंड में चलते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज, जो काफी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, आप सभी को पता है। और जो ग्लूकोज है ये टेस्ट में काफी मीठा होता है, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है, और जितना फ्रूट ज़्यादा मीठा होगा उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, और ये हनी के अंदर भी शहद के अंदर भी मिलता है। वैसे हम इसको बना भी सकते हैं, उसके लिए हमारे पास हमने 2 मेथड यूज़ कर रखी है यहाँ पर। फर्स्ट है फ्रॉम सुक्रोज, जो चीनी हम खाते हैं उससे बना सकते हैं। हमें करना क्या है, चीनी को हमें पानी में डालना है और उसके अंदर हम जो है थोड़ी मात्रा में एसिड डालेंगे जो कि रिएक्शन में काम करेगा कैटलिस्ट का। तो यहाँ पर क्या होगा, चीनी का जो मॉलिक्यूल है वो पानी के द्वारा टूट जाएगा। ग्लूकोज में ये ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज में। इस तरीके से हमें शुगर के या सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऑब्टेन होते हैं। दूसरी बात, हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टार्च। अगर हम स्टार्च को, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5N, क्योंकि ये पॉलीमर है, अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो उस केस में हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन है जिससे हम ग्लूकोज आसानी से बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है, जिसको आज हम पढ़ते हैं, वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पता कैसे चला। उसके लिए क्या हुआ कि कुछ रिएक्शंस की गई साइंटिस्ट के द्वारा जिनको हम पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से जो है CBSE में क्वेश्चन मोस्ट टाइम आता है। इसमें हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो ये कि वो जो रिएक्शन है वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, और दूसरी उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। जैसे कि इस साल CBSE ने यहाँ से एक क्वेश्चन अब की बार भी एग्जाम में पूछा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हम करवा रहे हैं रिएक्शन विथ HI। ग्लूकोज जो है इसका हमने फॉर्मूला लिखा है CHO CHOH4 CH2OH। जब इसको HI के साथ हीट किया गया तो कंपाउंड हमें मिलता है CH3 CH2 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 CH3, जिसको हम बोलते हैं हेक्सेन। ये जो हेक्सेन है इसके आगे मैंने N लिखा है, जिसको हम कहते हैं N-हेक्सेन। N का मतलब होता है नॉर्मल। इट मीन्स इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। जब रिएक्शन के अंदर हमें N-हेक्सेन मिला तो इस रिएक्शन से हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। वो इंफॉर्मेशन ये थी कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, अगर वो स्ट्रेट चेन में नहीं होते तो हमें N-हेक्सेन प्रोडक्ट नहीं मिलता, जो कि विदाउट ब्रांचिंग वाला प्रोडक्ट है। दूसरी बात, सेकेंड जो रिएक्शन करवाई गई वो करवाई गई है हाइड्रोक्सिल अमाइन से।
हाइड्रोक्सिलामाइन जो है उसका फॉर्मूला होता है NH2OH। NH2OH और एक केमिकल और होता है जिसको हम कहते हैं HCN। HCN कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ये दोनों ही केमिकल जो हैं रिएक्शन में उन्हीं कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये चेक करने के लिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, इसके लिए इनकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन से और HCN से करवाई गई। तो CHO ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज की जब रिएक्शन करवाई NH2OH से तो क्या हुआ, जो CHO है यहाँ पर इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिलामाइन का जो H2 है, जब ये दोनों इन दोनों में रिएक्शन हुई तो यहाँ से जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, यहाँ से H2 यहाँ से O, और कंपाउंड हमें मिला CHNOH CHOH4 CH2OH। इस कंपाउंड को हम कॉमन नेम में कहते हैं ऑक्सीन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन ग्लूकोज से हो गई, तो ये रिएक्शन हमें ये कंफर्म कराती है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यही रिएक्शन जो है HCN भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी रिएक्शन HCN से करते हैं, सेम रिएक्शन HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से, तो वहां पर क्या होगा रिएक्शन के अंदर, ये हमारे पास CH है, ठीक है, और OH और ये C। यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर जो कार्बन है CHO जो है, इसका जो है ऑक्सीजन इससे तो अटैच हो गया H, तो ये हो गया OH, और जो नेगेटिव पार्ट था CN वो जुड़ गया किससे, कार्बन से, CHO के। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। ये दोनों ही रिएक्शन यही कंफर्म करती हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस है, पर ये हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती कि जो CO ग्रुप है वो किस फॉर्म में है। इसके लिए हमें और टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन करवाएगी वो करवाएगी ब्रोमीन वाटर से। किससे करवाएगी, ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर जो है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाई गई तो वहां पर जो CHO ग्रुप था ग्लूकोज का वो ऑक्सीडाइज कर गया COH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इसके बाद उसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। अब ये रिएक्शन हमें क्या प्रूव करती है, ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप का कंपाउंड प्रेजेंट है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप का जो फंक्शनल प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है। तो ये हमें बताती है कि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो अभी तक हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन स्टेट चेन में कार्बन ग्रुप है और वो एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन जो ग्लूकोज की है रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज की हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है केमिकल वो होता है CH3CO CH3CO। इससे हम रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे हम ग्लूकोज का मैंने फॉर्मूला लिख लिया CHO CHOH CH2OH, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ले लिया और इसकी हमने रिएक्शन करवा दी इसी से एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। तब इसकी रिएक्शन जब करवाई गई ग्लूकोज के साथ तो हमें जो कंपाउंड मिला वो क्या था, CHO COCH3 CH2O COCH3, ये है पेंटा एसिटेट।
ठीक है। इसमें हुआ क्या, जो एसिटिक एनहाइड्राइड था उसका जो O के बाद जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए, और वो जो है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था उससे उसने रिएक्शन की और वो H जो है रिमूव हो गया। इसके अंदर साइड प्रोडक्ट जो है एसिड मिलता है, जिसको मैं लिखा नहीं है क्योंकि मैं मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि पेंटासिड है। इस रिएक्शन से हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, और वो 5 जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो अलग अलग कार्बन से अटैच है, इसलिए हमें कंपाउंड मिला पेंटा एसिटेट। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अभी जो रिएक्शन नंबर चल रही है फोर्थ रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाई तो जो उसका CH2 ग्रुप था और जो CH2OH ग्रुप था उसका ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो कंपाउंड हमें मिला इस रिएक्शन के बाद उसको हम कहते हैं सैक्रिक एसिड। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें हमें कंपाउंड मिल रहा है सैक्रिक एसिड, इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने इन दोनों ही ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपको याद होगा कि हमारे पास एक रिएक्शन जो थी ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज की, उसमें हमें कंपाउंड मिला था ग्लूकोनिक एसिड। अगर उसकी हम रिएक्शन कराते हैं, उसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ये ग्लूकोनिक एसिड है, तो उसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तब भी हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, सैक्रिक एसिड। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये बात प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज के अंदर जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी नेचर का है, वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस रिएक्शन से मिलती है। तो अभी तक जो हमारे 4 रिएक्शन हुई हैं उससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर और कुछ और कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिशर ने अपना एक स्ट्रक्चर दिया ग्लूकोज का, जिसको हम कहते हैं फिशर ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अभी हम पढ़ रहे हैं फिशर का ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसे ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं फर्स्ट और सिक्स से वो ओपन है, वो अटैच नहीं है। अगर ये अटैच हो जाए तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम आगे वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, जो पहली रिएक्शन हुई है उसमें इन्फॉर्मेशन मिली फिशर को, तो उसने ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर दिया जिसको हम कहते हैं फिशर ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है, ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर जो है जो थर्ड नंबर कार्बन है उसके अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जितने भी OH है वो सारे राइट हैंड साइड में। ये हमें हेल्प कर सकता है इसको याद रखने में। ये तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम सेम स्ट्रक्चर सैक्रिक एसिड के लिए बनाएं तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ कुछ चेंज करने पड़ेंगे। वो चेंज किसमें करने पड़ेंगे, जो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है वो COH था उसके अंदर, और जो 6 नंबर कार्बन था वो भी COH है। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज वैसा के वैसे ही रहेगा। दूसरी जो बात हम करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमने एक नाम लिखा हुआ है इसको D प्लस ग्लूकोज, तो इसका मीनिंग क्या होता है, और ये जो साइन ये टर्म्स यूज कर रखी हैं ये हमें क्या बताती हैं। यहाँ पर D का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी से बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ प्लस साइन है ये हमें बताएगा कि ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकल एक्टिव है और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अगर यहाँ पर साइन माइनस का होगा तो ये होगा लेवोरोटेटरी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के आधार पर D का मतलब यहाँ पर डेक्स्ट्रोरोटेशन से बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो D है वो D का यूज क्या है, D यहाँ पर किस लिए लगा रखा है। तो D जो है यहाँ पर जो है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, जिसको कंपेयर किया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्टीरियोआइसोमर से। ग्लिसरॉल्डिहाइड के मैंने 2 स्टीरियोआइसोमर बना रखे हैं जिनको हम एनेंटियोमर्स भी कह सकते हैं। एक है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक हमारा है माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जो भी स्ट्रक्चर इसी मॉलिक्यूल का प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलेगा उसको हम सिंबल देंगे D, और जो नेगेटिव वाले से मिलेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे L। तो D जो यहाँ पर है या जो L जो यहाँ पर लिखते हैं ग्लूकोज के सामने या किसी और मॉलिक्यूल जो भी होगा उसके सामने, वो हमें उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन
एज कंपेयर टू ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से कंपेयर किया गया है और उसके आधार पर इसको डी या एल कॉन्फिगरेशन दिया जाता है। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होगी वो प्लस और माइनस साइन से ब्रैकेट के अंदर जो साइन दे रखा है उससे बताई जाएगी। अब सवाल ये है कि इसको कंपेयर कैसे करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए जो है, जो भी कंपाउंड है जिसके अंदर हमें ये कॉन्फिगरेशन देना है, उसको जो सबसे लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन है उस मॉलिक्यूल, उस हिस्से को हम उठाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे अगर आपको ध्यान होगा, जो लास्ट अनसिमेट्रिक कार्बन है वो 5th नंबर कार्बन है ग्लूकोज का। अब सवाल ये है कि अनसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। अनसिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं। वो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कार्बन है, इसके जो 4 बॉन्ड है वो 4 अलग अलग एटम से या मॉलिक्यूल से बने हुए। ऐसे कार्बन्स को हम अनसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, जो 5th नंबर का जो लास्ट अनसिमेट्रिक कार्बन है जिसको हमें लेना है जब भी हम कंपेयर करेंगे उस मॉलिक्यूल का लास्ट अनसिमेट्रिक कार्बन है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है इसका इस साइड जो बॉन्ड है वो OH के साथ है, यहाँ पर H के साथ, यहाँ पर CH2OH के साथ, यहाँ पर कार्बन के साथ। तो उसके जो चारों ही आर्म्स हैं, ये जो बॉन्ड है वो चारों अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे अनसिमेट्रिक कार्बन। और जिनमें अनसिमेट्रिक कार्बन होता है वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो कार्बन है जिसपे मैंने एस्टेरिस्क का साइन लगा रखा है, स्टार का, तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन भी है, क्योंकि इसके भी जो चारों साइड्स हैं वो चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा ये जो मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का बना रखा है, इसको मैंने डी नाम क्यों दिया, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड के प्लस मॉलिक्यूल के साथ ये मैच करता है। आप देखिए, इसलिए इसको कहेंगे डी। अगर ये इससे मैच करता तो यहाँ पर मैं लिखता एल। तो ये हो गया ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिशर का जो स्ट्रक्चर था, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसने काफी इंफॉर्मेशन दी, काफी कुछ ग्लूकोज के बारे में बताया, पर इस स्ट्रक्चर में भी काफी कमियां रह गई थी, जो कि हमने उन कमियों को दूर करने के लिए एक स्ट्रक्चर और आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर।